हेलो प्यारे बच्चों। आज हम 12th के बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं 2023 का फिजिक्स पेपर। तो ये आपका सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन था। द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम इज। मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना था? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, मतलब सी इसका सही था। कई लोगों ने डी भी किया है, वो यहाँ पर प्लस और माइनस की मिस्टेक थी, इसलिए गलत हो जाएगा। सेकंड वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो बोल रहा है टॉलरेंस परसेंटेज ऑफ कलर कोडेड रजिस्टर इन गिवन फिगर। तो यहाँ पर आपको अच्छे से देखना था कि यहाँ पर आपको अलग कलर दे रखा है। पहला वॉयलेट में है, दूसरा येलो है, तीसरा ब्राउन है और फोर्थ गोल्ड है। और फोर्थ वाला ही आपको टॉलरेंस बताता है। यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर और नो कलर में 5%, 10% इस तरीके से था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 5%। कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ठीक है। थर्ड है इसका, वो है लोहे का क्यूरी ताप होता है ना। क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन इज। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए तीनों के, वैसे तो, कि आपको एक तो फेरस, कोबाल्ट और निकल, फेकोनी, तीनों के होते हैं और इम्पोर्टेंट। मैंने पढ़ाते टाइम भी कहा था कि तीनों इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो फेरस का रहता है 1043 केल्विन, इसका होता है 1400 केल्विन, इसका होता है 627 केल्विन। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग वो आपको पता चल गया होगा कि आंसर क्या है। यस, आंसर आपका क्या रहेगा? ए रहेगा, है ना। ए रहेगा आंसर है इसका 1043 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 आपको दिख रहा है वो ये है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आई इज इक्वल्स टू 200 साइन 60 पाई टी प्लस पाई/6। तो कुछ भी नहीं करना था आपको। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, कुछ इस तरीके की कहानी है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी। क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आपको यहाँ पर करना था कंपेयर। ऊपर वाली इक्वेशंस को यहाँ से कंपेयर करवाते तो आपके पास में आता ओमेगा टी बराबर 60 पाई टी। टी से टी कैंसिल आउट करें तो ओमेगा बराबर हो गया 60 पाई। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ। और यहाँ आ जाता 60 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो एफ इजिकल्स टू आ जाता 60/2। तो फ्रीक्वेंसी एफ बराबर आ जाता आपका कितना? 30। और फ्रीक्वेंसी किस में होती है? हर्ट्ज में। तो एफ बराबर आ जाता 30 हर्ट्ज। इसका मतलब इसका डी सही था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ, एफएम प्रसारण के लिए संचार आवृत्ति बैंड परास है। कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी बैंड रेंज ऑफ एफएम ब्रॉडकास्ट इज। तो एफएम के लिए, ब्रॉडकास्ट के लिए जो आपका रेड मिर्ची है ना, 92.7 बिग एफएम, इन सब की एक फिक्स है, उस रेंज के अंदर ही इनका चलता है। तो आप चैनल चेक करना, 88 से 108 तक में सारे चैनल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर रहता है सी, 88 मेगा हर्ट्ज टू 108 मेगा हर्ट्ज। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हुज पावर इज प्लस 2.5 डायप्टर। तो यहाँ पर भी टेंसर की बात नहीं थी। यहाँ पर आपका फॉर्मूला था P इज इक्वस टू 1/f। इफ़ फोकल आप मीटर में लेना चाहते हो और यदि आप सेंटीमीटर में लेना चाहते हो तो फिर वो क्या रह जाएगा? 100। तो आप यहाँ पर 100 ले लो क्योंकि आंसर सारे सेंटीमीटर में है। ये 2.5 हो जाएगा, 100/f हो जाएगा। और जब आप f इजिकल्स टू करोगे तो आ जाएगा 100/2.5। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक ज़ीरो लग जाएगा, इसलिए हो गया आपका 1000/25। तो 25 4 ज़ा 100, कितना आ गया? f बराबर 40। और मैंने पहले ही कहा था ऊपर 100 लिखा तो किस में आएगा? सेंटीमीटर में। 1 लिखते तो किस में आता? मीटर में। और ये आपका आ गया है 40 सेंटीमीटर।
मीटर। बढ़िया, अच्छे से समझ में आया। ओके, तो 7th वाला है द पाथ डिफरेंस इक्विवेलेंट टू 4 पाई फेज डिफरेंस। 4 पाई कालांतर के तुल्य पथांतर होता है। तो ये क्वेश्चन आपको 11th वाला बच्चा भी आराम से कर सकता है, क्योंकि 11th के अंदर भी हम चैप्टर नंबर 15 वेव के अंदर ये चीज़ बताते हैं। तो फाई बराबर होता है, वैसे फाई बराबर होता है 2 पाई अपॉन लेमड़ा इंटू डेल्टा एक्स। मतलब कलांतर बराबर 2 पाई अपॉन लेमड़ा इंटू पथांतर। यहाँ पर फाई की वैल्यू दे रखी है इन्होंने। फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? 4 पाई। कितनी दे रखी है? 4 पाई। तो 4 पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लेमड़ा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स चाहिए, तो वैसे तो ये कट गया है, ठीक है, और ये 2 2 जा हो जाता है। तो डेल्टा एक्स बराबर 2 उधर रहा और लेमड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आ गया? 2 लेमड़ा। तो 2 लेमड़ा यहाँ पर जो आंसर है वो सही रहेगा। सही है? किसी को कोई दिक्कत? आराम से चेक कर ले, आगे करें। ओके, यहाँ पर अपन 8th वाले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। पूछ रहा है 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य है। डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज। ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर भी लिखवाया था और मॉडल पेपर के अंदर भी दिया था, और अच्छा इंपॉर्टेंस का था। तो लेमड़ा ई बराबर होता है 12.27 अपॉन रूट वी, और 12.27 रूट वी, तो रूट वी वोल्ट कितना है? 100। एज इट इज़ क्वेश्चन आया ये, तो बिल्कुल एज इट इज़ 12.27 अपॉन रूट 100 का क्या हो जाता है? 10, और ये हो गया 1.227 नैनोमीटर। तो ये वाला आपका रहा 1.227 का बी, ये सही रहेगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं किस में? अब अपन चलते हैं 9th में। इसके अंदर जितना मुझे लग रहा है कई लोगों ने गलत किया होगा, तो देखते हैं कि होता क्या था। वैसे तो ये ए, और मैंने कहा था कि इनपुट को जैसे आप सॉल्व कर लेते हो तो ये नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है ये? नॉट, ये भी नॉट, ये भी नॉट। तो यहाँ हो जाता आपका ए नॉट, ये हो जाता बी नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर एंड गेट होने की वजह से दोनों का क्या होता? मल्टीप्लिकेशन, ए नॉट डॉट बी नॉट, और वापस इसका बार होता, ये वापस नॉट गेट की तरह बिहेव करता, तो आ जाता यहाँ पर ए प्लस बी। इससे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने नंबर से समझाने की कोशिश की है, इनपुट सिग्नल से समझाने की कोशिश की है, तो वो समझाते हैं अभी। मान लो 2 इनपुट थे, मैंने लिया पहले 1 1, तो ए नोट और बी नोट क्या रहेगा? क्योंकि यहाँ पर नोट लगे हुए, तो यहाँ पर 1 का यहाँ क्या हो जाएगा? 0। यहाँ भी 1 का क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 0। बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? 0 और 0 बराबर है। अब यहाँ पर दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एंड गेट बनाएंगे। तो एंड गेट बनाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं? ए नॉट एंड बी नॉट। तो 0 इंटू 0 क्या रहने वाला है? 0 रहने वाला है। ठीक है, अब हमने ये देखा कि ये आगे नोट लगा हुआ है, एंड गेट तो इसकी वजह से हो गया, आगे नोट लगा हुआ है। तो ए और बी का एंड और उसका नॉट, तो 0 के क्या हो गया? 1। तो एक तरीके से आपको सिर्फ इनपुट और डायरेक्ट आउटपुट चेक करना। 1 और 1 ऐड किया, क्या आया? 1। तो यहाँ पर कुल मिला के हमें ये पता चल रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है? और गेट हो रहा है, ऐड हो रहा है ना, तो और गेट हो रहा है। एक और लेके चेक करते हैं अपन। एक अपन ने क्या लिया? 1 लिया, एक लिया 0, तो 1 का यहाँ पर क्या होगा? 0 नॉट में, और 0 का क्या होगा? 1। अरे भाई ये 1 लिया तो क्या आएगा? 0, और 0 ले लिया तो 1 रहेगा। आया? दोनों को क्या करवाओगे? दोनों को क्या करवाओगे? मल्टीप्लाई, है ना। तो 0 और 1 का क्या हुआ? 0, और 0 और 1 का, अब इसका नोट क्या रहेगा? 0 का 1। तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट देखो कि 1 और 0, यदि एंड होता मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाए? 0, लेकिन 1 और 0 को ऐड किया तो क्या आया? 1। तो क्या हुआ? और गेट। तो अब ऐड किया और गेट आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ था कि y बराबर आंसर आना चाहिए था आपका
A+B। कई लोगों ने ये भी किया है जो कि गलत है। तो आपका y बराबर A+B सही आंसर देखने को मिल रहा है। कोशिश की है समझाने की, शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और क्लास में मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी करवाने की कोशिश की है। चलो, थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से लेट सॉल्यूशन कर पा रहा हूँ, बाकी बहुत जल्दी आपका सॉल्यूशन मिल जाता। A uniformly charged thin spherical cell has an electric field at all points inside। अरे भाई साहब, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और स्पेरिकल है, कंडक्टिंग हो गया, तो मैंने कहा था सारा चार्ज सरफेस के ऊपर रह जाता है, तो अंदर की तरफ तो कुछ भी नहीं रहने वाला। तो क्या लिखना है? 0। हिंदी वाले लिखना था शून्य होता है, क्योंकि एक समान आवेशित गोलीय चालक है, तो जो भी चालक है उसके आवेश जो है कहाँ रह जाएगा? बाहर रह जाएगा। सेकंड वाला है अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि होने पर, मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज इट इज छप गया ये, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज और डिक्रीजेज, और हिंदी में लिख सकते हैं आप घटती है। अब आते हैं थर्ड वाला, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज। अब इसके अंदर डायग्राम से आपको याद भी होगा शायद कि दोनों ऐसे अप जाते हैं तब कैसे लगता है, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हुए ऐसे, और ऊपर जाते हैं तब भी क्या रहेगा? ऐसे ऊपर या नीचे की तरफ आप देखोगे तो फोर्स एक दूसरे की क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ पर मध्य विपरीत भी लिख सकते हो, मतलब परपेंडिकुलर तो क्या है? विपरीत लिखोगे, है ना। तो ऑपोजिट फोर्स है वैसे तो, है ना, विपरीत बल लगेंगे, विपरीत बल लगेंगे और ऑपोजिट लगेंगे, और जिन्होंने ऑपोजिट लिखा वो भी ठीक माना जाएगा, और किसी ने फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पर तो भी ठीक है, एक बार के लिए कंसिडर वो कर सकते हैं। और जो ये है इन द प्राइमरी रेनबो के अंदर आपको पता हो, वैसे ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो और फॉर्मूला लिखना चाहो तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, जो आपका याद दिला देता हूँ, ऐसा यूनिट के लिए निकाला था वो वाला। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। प्राइमरी रेनबो, तो प्राइमरी रेनबो का डायग्राम कुछ इस तरीके से था, याद हो आपको तो यहाँ से रे आती थी फिर अंदर जाती थी, यहाँ से कुछ इस तरीके से होता था और बाहर निकल जाती थी। तो यहाँ पर होता था फ्रैक्शन, यहाँ होता था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहाँ हुआ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये 1 टाइम्स हो गया, है ना, तो तो आप 1 टाइम्स लिख सकते हो इसका। ठीक है, और थर्ड वाला जो है अभी उसमें करते हैं। एकल धनावेश के लिए इसका भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया था कि ये 0 से बड़ा है, मतलब प्लस के लिए होगा, एक प्लस के लिए और माइनस के लिए। प्लस है तो कहाँ निकलेगा? बाहर की तरफ डायरेक्शन होगी, कुछ इस तरीके से आपको डायरेक्शन बना के छोड़ना था और नंबर मिल जाता। सेकंड जो इसका आपका रहेगा, ठीक है, सेकंड वाला इसका रहेगा, वो थोड़ा सा देखना था, आपको याद आ ही जाता कि क्या था? E बराबर 2kp/r³। आप ये लिखते तो भी ठीक था, कोई के की वैल्यू 1/4πε0 लिखता तब भी सही माना जाएगा। यहाँ पर थर्ड वाला है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल टू प्रोड्यूस ए परमानेंट मैग्नेट। स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की 2 विशेषताएं लिखी है। तो यहाँ पर विशेषताएं आप बहुत सारी लिखते हैं, हाई वैल्यू ऑफ कोरेसिटिविटी हो गया, रिजनेबल वैल्यू ऑफ द रिटेंटिविटी हो गया, एरिया ऑफ द हिस्टीरियस कर्व शुड बी आल्सो बी लार्ज, ये भी हो गया, और 2 ऐसे हैं स्टील और एल्निको जो एक ये प्रॉपर्टी रखता है और इस तरीके की परमानेंट मैग्नेट बनने के लिए तैयार रहता है। तो मैंने लगभग 3 आपको बता दी, कोई भी आप लिख सकते हो, धीरे धीरे सुनकर वापस रिकॉल कर लेना। फिर आ गया यहाँ पर सेलेक्ट 2 पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, 2 अनुचुंबक पदार्थ, और ये भी मैंने कहा था कि याद करके जाना, कुछ भी आ सकता है, तो याद करो इसके। वैसे था कौन कौन सा था? एल्यूमिनियम था, एयर था, है ना, प्लेटिनम था, सोडियम था, टीन था, ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था। तो यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है आपको? देखो, सबसे पहले सोडियम था, अरे बिल्कुल सोडियम था। बिस्मिथ नहीं था। कॉपर नहीं, कॉपर भी नहीं था। एल्यूमिनियम यस, एल्यूमिनियम था। ठीक है, लेड नहीं था। तो ये आपके 2 मिल गए यहाँ पर। फिर है राइट द नेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस बाय वैक्यूम ट्यूब मैग्नेट्रॉन, बहुत सिंपल था, माइक्रोवेव, है ना, सूक्ष्म तरंगे, हिंदी में बोले तो सूक्ष्म तरंगे। आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 28 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ विल बी। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करता ना था, बहुत सिंपल था, F बराबर R/2। R की वैल्यू यहाँ पर 28 है और यहाँ पर हो जाता 2, तो ये आ जाता आपका
14 सेंटीमीटर। जैसा मैंने कहा था आरबीएससी इतने इजी न्यूमेरिकल क्वेश्चन देती है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस और सीधा कट हो सकता है, कोई बड़ा झंझट इसने नहीं पाला। वहीं आगे वाला है राइट द फॉर्मूला विच शो द रिलेशन बिटवीन द फ्रेस्नेल डिस्टेंस, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड साइज ऑफ एपरेचर। फ्रेस्नेल दूरी व प्रकाश की तरंग दैर्ध्य द्वारा द्वारक तथा द्वारक की साइज में संबंध बताने वाला सूत्र। तो इसका संबंध बताने वाला सूत्र होता था जेड एफ बराबर ए अपॉन लेमड़ा, है ना, जहाँ जेड जो है वो आपका क्या हो जाता, यह आपका हो जाता क्या, फ्रेस्नेल डिस्टेंस, और ए जो हो जाता वो होता विड्थ ऑफ स्लिट, और लेमड़ा जो है वो है वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, ये भी हो गया। और इसके आगे है राइट द नेम ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशवाहक तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक के नाम लिखिए। तो भाई साहब बहुत सिंपल था, मैंने इसे रटवाया था, याद करो कि पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल्स बताया था, एन फोर नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो मेजॉरिटी कौन हुई, होल्स की, एन में मेजॉरिटी किसकी हुई, इलेक्ट्रॉन्स की, इसमें माइनॉरिटी किसकी हुई, इलेक्ट्रॉन्स की, इसमें माइनॉरिटी किसकी हुई, होल्स की। तो आपको बड़ा सिंपल से, अब आप पी टाइप के लिख रहे हो तो मेजॉरिटी किसकी है, होल्स की, माइनॉरिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन है, होल्स है, ठीक है, कोटर है, और अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बहुत सिंपल और ट्रिक के साथ पढ़ाया हुआ था, और आई थिंक बहुत मेहनत की होगी आप लोगों ने और अच्छे से किया होगा। फिर आप ही जानते हो कि कैसा किया आपने। सेक्शन बी की बात करें तो मैं उन्हीं क्वेश्चन की बातें करूँगा जो थोड़े हार्ड हो या फिर आप नहीं कर पाए वैसे ही। तो पहला वाला क्वेश्चन है आपका, जिसके अंदर कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते ही वी बराबर के क्यू अपॉन आर लिख दो, क्योंकि मैंने कहा था इस पर क्वेश्चन बन सकता है। एज इट इज़ बन गया, 9 की के की वैल्यू लिख दो, और क्यू की वैल्यू इसने दे रखा है 2 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, और आर जो है वो है 9 × 10⁻⁻⁴। कितना सिंपल है, देखो मैंने कहा था डायरेक्ट कटेंगे भाई साहब, देखो कितना जल्दी कट रहा है। वी बराबर ये 2 का 2 लिख दो, +9 -9 कट हो रहे हैं, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर माइनस का क्या हो गया, प्लस का 4। तो यहाँ पर आ गया 2 × 10⁻⁻4, और यूनिट लिखनी पड़ेगी भाई साहब, वी बराबर 2 × 10⁻⁴ वोल्ट। देखो कितना जल्दी कट रहा है यार, बहुत सिंपल आने वाला है। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। भाई ट्राइंगल बनाकर मैंने करवा रखा है नोट्स के अंदर, बहुत सिंपल तरीका था और बहुत बढ़िया था। ठीक है, तो आई होप आपने किया होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ देखो क्या क्या गिवन मिल रहा है आपको। टाइम दे रखा है, I1 और I2 दे रखा है। ओके, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। मैं ऊपर की तरफ यहाँ सॉल्व करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पर देखो, I1 जो था, I1 दे रखा है 5 एम्पियर, I2 दे रखा है, वो दे रखा है 1 एम्पियर, बराबर है। तो हम इस दोनों की वजह से डेल्टा या डी आई लिख दूँ। डी आई कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस, तो 5 - 1 कितना हो गया, 4 एम्पियर। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 0.1 सेकेंड। तो ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है LdI/dt। आपको क्या निकालना है, L, तो ई अपॉन होगा DI/dt। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ई की वैल्यू कितनी है भाई साहब, ई की वैल्यू है 200। आप फॉर्मूले में पढ़ सकते हो, ये रहा 200 है। और DI/dt, तो DI कितना है 4, dt कितना 0.1। सॉल्व करो इसको तो आएगा आपका इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 200 है ना, नीचे 4 रहेगा और ऊपर चला जाएगा क्या, 0.1। पॉइंट हटाओगे तो 200 और नीचे आ जाएगा कितना, 40। 0 से 0 क्या, 4, 5 = 25। तो 5 हेनरी, 5H इसका आंसर था, 5 हेनरी इसका आंसर लिख देते हैं। ठीक है, तो 6 का क्या आता, 5 हेनरी। ठीक है, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। राइट स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये तो आराम से कर सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट था। 8 वाला चलते हैं, फाइंड आउट द पावर फैक्टर ऑफ फॉलोइंग सर्किट। ओ बहुत सिंपल था, किसी को याद आ रहा है किसी को याद आ रहा है कैसे कर सकते हैं इसको, यस
चलो हम बता देते हैं आपको। इसका आप कर सकते थे P इजिकल्स टू वी आई से करते, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, फिर उसको आप इंटीग्रेशन करते 0 से 2 पाई तो भी आपका P बराबर 0 आ जाता। लेकिन आप इसका डायग्राम से करते हो तो डायग्राम में आपको बताता हूँ कि कैसे कर सकते थे। मैं ऊपर बना लेता हूँ यहाँ पे, ये डायग्राम इसका ऐसा हो जाता। फिर यहाँ पर आप इसको जेड बताते, यहाँ पर के एक्स बता देते, ठीक है। एक्स ले लो, एक्स ले लो, के क्या एक्स ले लो, या आर ले लो, ये फाई ले लो। फिर यहाँ पर बताते हैं कि फाई बराबर कितना है 90 डिग्री है, तब जो आपका आर है वो 0 हो जाएगा, जेड जो है वो एक्स हो जाएगा। तो कोस आपको फाई निकालना पड़ता है, कोस फाई होता है आर अपॉन जेड, तो आर हो गया 0, तो कोस फाई हो गया 0 अपॉन जेड की जगह एक्स, तो कोस फाई हो गया बिल्कुल 0। तो यहाँ पर आपका जो पावर फैक्टर है वो 0 हो जाता है। और एट रेजोनेंट सर्किट के अंदर बात करें तो इसमें हमें पता है कि एक्स एल बराबर एक्स सी होने वाला है, तो जेड बराबर होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। और एक्सएल एक्स सी दोनों बराबर है तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, और 0 का स्क्वायर क्या होने वाला है 0। तो जेड बराबर आपका रहेगा आर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, और रूट ऑफ आर स्क्वायर क्या रहेगा आर। वापस बात करें वही कॉस फाई बराबर क्या रहने वाला है आर अपॉन जेड। ऊपर भी बताया था मैंने आर अपॉन जेड, तो आर की वैल्यू आर है, लेकिन जेड भी क्या हो गया आर, तो आर अपॉन आर क्या हो गया 1। तो कोस फाई कितना है 1, और यही आपका क्या है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर इसका तो आता था 0 और इसका आ रहा है 1, ठीक है। अब आगे चले ट्रांसफॉर्मर। अरे भाई साहब बिल्कुल हूबहू एज इट इज क्वेश्चन छपा है ना, बिल्कुल हमारी फ्रीक्वेंसी एग्जामिनर के बराबर चल रही थी। और डिस्क्राइब एनी 3 लॉसेज, मैंने कहा था लॉसेज याद कर लो और मिनिमाइज कैसे करेंगे करना है। तो और मैंने इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो आपके टेलीग्राम के ग्रुप पे डाली है अपने, उसमें आप देखना बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 10 भी आराम से कर सकते हो, है ना। और क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, ये भी देखो आप बराबर खुद कर सकते थे। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाता एच न्यू, आपको न्यू चाहिए तो हो जाता डब्ल्यू अपॉन एच। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एच की वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये वैसे आप चेंज करना पड़ेगा। तो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए वोल्ट में लिया है तो 1.6 10 पर माइनस का 19 अब सिर्फ वोल्ट कराया जाएगा। और यहाँ पर हो गया 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34, काट लो आई थिंक अप्रोक्सीमेट 5.2 इंटू 10 की पावर प्लस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा लगभग आपका 14 हर्ट्ज़, है ना 14 हर्ट्ज़। तो यहाँ तक इसका आंसर सही रहने वाला है, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 11 भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 था द टोटल एनर्जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। टोटल एनर्जी वाला क्वेश्चन आपको बताते हैं कि किस तरीके से कर सकते थे। कि सबसे पहले आपको लिखना था टोटल एनर्जी। एक्चुअली में टोटल एनर्जी जो होती है वो होता था माइनस का 13.6, है ना, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या था आपके लिए था, किसके लिए था, हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए था तो क्या हो गया सब 1 हो गए, तो 1/1 तो माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आंसर आया। तो ये तो गिवन है वैसे, लेकिन कैसा है वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। और कोई एग्जाम में यदि आपको ये पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी जो होती है कुल ऊर्जा, वो होती है माइनस काइनेटिक एनर्जी, और बराबर होता है पोटेंशियल अपॉन एनर्जी अपॉन 2। इससे आप किसी का भी निकाल सकते हो, है ना। इसका किसके निकाल चाहते हो आप, निकाल चाहते हो पोटेंशियल क्या निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकाल चाहते हो, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा माइनस टोटल एनर्जी, तो उससे आपका आ जाएगा प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आपको क्या चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ट्वाइस इंटू टोटल एनर्जी, तो ट्वाइस इंटू टोटल एनर्जी कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर आ जाएगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से आप ये भी सॉल्यूशन कर सकते थे, ज़्यादा हार्ड नहीं आया, सिंपल ही आया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो 14 के अंदर क्या है, 13 तो आप आराम से कर सकते थे। हाँ 13 का किसी को सेकंड वाले में डाउट हो कि नेम द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हुज लाइंस फॉल इन द विजिबल रीजन, तो ये पहली बार क्वेश्चन नहीं आया है, कई बार और भी आ रखा है ना। तो इसका क्या लिख सकते थे आपको याद है, बामर सीरीज। कौन सी है, बामर सीरीज। 14 वाला देखें तो 14 वाले के अंदर क्या था आपको याद हो तो था लेमडा, याद है लेमडा बराबर क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, या आप टी हाफ से कर लो तो टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 अपॉन लेमडा। तो इस तरीके से आप कुछ भी दोनों में से कोई भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है आपका 0.693, है ना, ये पर यूनिट इसका दे रखा है आपको रेडियो एक्टिविटी
डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो आपको टी हाफ चाहिए, तो टी हाफ चाहिए तो 0.693 और इसने भी 0.693 ही लिखा है, तो 0.693 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 मिनट, और आपको सेकंड में लिखना चाहिए था तो 60 सेकंड आ जाता, तो दोनों ही आंसर इसके सही माना जाएगा। अच्छा, आपको दिखाई नहीं होगा कैमरे में, सॉरी, मैंने ये बताया कि लेमडा बराबर 0.693 होता है और टी हाफ होता है, और यहाँ टी हाफ करोगे तो लेमडा कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा, और लेमडा की वैल्यू आपको दे रही है 0.693, दोनों कट जाएंगे तो क्या आएगा 1 मिनट, और 1 मिनट आएगा क्योंकि ये मिनट में है ना, प्रति मिनट, तो मिनट में आंसर आया, लेकिन मिनट को लिखो तब भी सही है और 60 सेकेंड लिखो तब भी सही है। तो ये आपके 14 क्वेश्चन तक का एनालिसिस हो गया। अब आप देखना चाहते हो आगे वाले क्वेश्चंस, तो ये देखो सारे क्वेश्चंस जो है हमारे इम्पोर्टेंट, पूरा एज इट इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने बताए थे वो एज इट इज छपे हैं, आप सारे क्वेश्चंस चेक कर सकते हो आराम से, सारे क्वेश्चंस हमने क्लास के अंदर करवाए और वो एज इट इज़ क्वेश्चन आए हैं, है ना, किन्हीं भी क्वेश्चंस के अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट हमने बताए थे कि भाई आना ही है। रेक्टिफिकेशन का तो भाई साहब क्लास टेस्टों में भी कई बार बताया हुआ है ना, इस बार तो मतलब बेड़ा है ना पार हो गया बच्चों का, शानदार वाला सेक्शन सी डी और बी के अंदर तो हूबहू क्वेश्चंस कॉपी हुए हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स, आप ऐसे ही विश्वास बनाए रखें, ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखें और आप मेहनत करते जाएं, और आशा करते हैं आप सबका पेपर बहुत 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 अच्छा हुआ होगा। आप अपने क्वेश्चंस को मिला लें और थोड़ा एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कितने नंबर आएंगे। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।